एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी की पॉलीटेक्निक ब्रांच में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट देखा था बेटा, है ना। और उसका हम लोगों ने एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट देखा, उसके बाद फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन किया और फाइनली हमने उसका सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन सर्किट बनाया था। और मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन सर्किट है इसी को हम जनरली किसी भी एनालिसिस पर्पस से हम इसको यूज़ करेंगे। अगर एफिशिएंसी वगैरह अगर चेक करना होगा तो उसमें हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी में शंट ब्रांच और सीरीज ब्रांच के लॉसेस दिखाना ज़रूरी है, मतलब कोर लॉसेस और वाइंडिंग लॉस। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैं एक न्यूमेरिकल लिया हूँ एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम सही से क्लियर हो जाए। तो उसी के लिए मैं आज एक न्यूमेरिकल आपसे करवाना चाहता हूँ। और बेटा मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि इस न्यूमेरिकल का आंसर निकालने से बेटर ये होगा कि आप इक्विवेलेंट सर्किट को समझिए। ये न्यूमेरिकल लेने का उद्देश्य ही यही है कि आपको ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स ढंग से निकालना आना चाहिए, इक्विवेलेंट सर्किट बनाना आना चाहिए। मेन मोटो हमारा अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट है। तो जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, कह रहा है कि 23 kVA ट्रांसफार्मर की रेटिंग kVA में होती है। अभी जब लॉसेस पढ़ाएंगे तो उसके बाद और क्लियर हो जाएगा ये। अभी आप इतना ध्यान में रखो कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो kVA में होती है ना। किलो वोल्ट एम्पियर या मेगा वोल्ट एम्पियर, इस रेटिंग के ट्रांसफार्मर आप मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, है ना। तो कह रहा है कि 23 kVA 2300 वोल्ट ऑब्लिक 230 वोल्ट, यानी इसका हाई वोल्टेज कितना है, एचवी साइड का वोल्टेज कितना है 2300 वोल्ट, और एलवी साइड का वोल्टेज है आपका 230 वोल्ट, ठीक ना। ये इसकी रेटिंग है, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर 23 kVA। फ्रीक्वेंसी दिया है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, यानी 23 kVA 2300 ऑब्लिक 230 वोल्ट का आपका ट्रांसफार्मर है एट 50 हर्ट्ज। इसमें प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस और प्राइमरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस दिया हुआ है, R1 और X1 की वैल्यू दिया हुआ है। उसी तरह सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस और सेकेंडरी साइड का लीकेज रिएक्टेंस दिया हुआ है। मैंने पैरामीटर्स कुछ ऐसे ही लिए हैं कि आप देखो R1 R2 से ज़्यादा है, R1 ओम में है तो R2 आपका मिली ओम में है, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। आरसी की वैल्यू दिया हुआ है 46 किलो ओम, और मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस दिया हुआ है 8 किलो ओम, है ना। तो इसमें आपको दिखाना है कि कैलकुलेट इनपुट वोल्टेज, यानी V1। इनपुट वोल्टेज क्या होता है, V1 इक्विवेलेंट सर्किट में स्विचेस, और इनपुट करंट मतलब I1 की वैल्यू फाइंड करना है, I1, एंड इनपुट पावर फैक्टर यानी φ1 cos φ1 आपको निकालना है, एक्चुअली cos φ1 पावर फैक्टर निकालना है ना, तो cos φ1 की वैल्यू निकालना है। लोड को डिफाइन किया है इसने कि ऑन फुल लोड 0 पावर फैक्टर लैगिंग। लोड का नेचर कैसा है, 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग लोड आपने लोड को दिया है। तो इतनी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। दूसरा इसमें यह भी पूछ लिया है कि फुल लोड कॉपर लॉस कितना होगा और फुल लोड कोर लॉस कितना होगा, मतलब आयरन लॉस भी निकालना है आपको और कॉपर लॉस भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को जनरली ये पैरामीटर जो दिए हुए हैं, इन पैरामीटर्स के हिसाब से आप इसको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट और अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट से, दोनों से प्रोसीजर से निकाला जा सकता है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और अगर आपसे कह दे कि इसको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से सॉल्व कीजिए, तब तो आपको उसी से करना पड़ेगा। अन्यथा अगर कुछ भी नहीं दिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट से सॉल्व कीजिए। रीज़न मैंने बता दिया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे आप
V1 को डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ V2 डैश और I1 Z1 डैश के टर्म्स में निकाल सकते हैं, जबकि यहाँ पे जो टी नेटवर्क बना रहा है जिसको शंट ब्रांच मतलब नो लोड करंट आपको दिखाना पड़ रहा था, उस नो लोड करंट की वजह से आपको E1 की वैल्यू फाइंड करना ज़रूरी था, और इस E1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपका कैलकुलेशन काफ़ी हार्ड हो जाता है। वैल्यूज़ वही आती हैं बेटा, लमसम 0 पॉइंट का फ़र्क होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इतना हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, इतना एरर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो जनरली इसको अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट से सॉल्व किया जाएगा, है ना। लेकिन हमको तो दोनों मेथड समझना है ना। तो सबसे पहले इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से सॉल्व करेंगे, और उसका फेजर डायग्राम हमको नहीं भूलना है, चूंकि लैगिंग लोड है तो लैगिंग लोड के लिए मैंने फेजर डायग्राम आपको बता रखा है कि लैगिंग लोड के लिए एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। तो जस्ट फॉलो द प्रोसीजर, हमको किस प्रोसीजर पे चलना है, कैसे इसको निकालना है, चाहे ये इक्विवेलेंट सर्किट्स एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से निकाले हम, और चाहे इसको अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट से निकाला जाए, है ना। तो प्रोसीजर मेन है बेटा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस बहुत हार्ड होंगी। ये पैरामीटर्स जो मैंने दे दिया है आपको समझाने के लिए दिया है, मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रोसीजर मैं बताऊँ, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बेटा वो आपको समझ में आना चाहिए, बाकी आप पैरामीटर्स निकाल लेंगे। तो मेरे इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना बेटा, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट मेथड से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। तो फर्स्ट मेथड किससे सॉल्व करेंगे हम लोग? एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट मेथड, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट मेथड से, है ना, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट मेथड से। तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट मेथड से अगर आपको ध्यान हो, मैं हाई वोल्टेज साइड को प्राइमरी साइड मान ले रहा हूँ, है ना, और लो वोल्टेज साइड को सेकेंडरी साइड मान ले रहा हूँ। तो सेकेंडरी विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, मैंने आपको बताया था विद रीजन कि सेकेंडरी को ही प्राइमरी में ही को ट्रांसफर कराया जाता है फॉर इजी टू कैलकुलेशन। आप प्राइमरी को सेकेंडरी भी कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इक्विवेलेंट सर्किट of secondary referred to primary, क्या हो जाएगा? लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने इसको बनाया था, बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इसलिए मैं एकदम प्रोसीजर से चल रहा हूँ। तो वो आपका कुछ ऐसा ही तो होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये मेरा प्राइमरी साइड होगा, ये आपका सेकेंडरी लीकेज रिएक्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस ड्रॉप, और ये आपका लोड है, फेजर डायग्राम अपने दिमाग में बैठाए रहना, है ना। ये है आपका R1, ये है JX1, ये है I1, ये है V1 सप्लाई वोल्टेज जो कि आपको ज्ञात करना है, ये है आपका नो लोड करंट I0, ये है आपका कोर लॉस करंट
मैग्नेटाइजिंग करंट, ये है JXM, ये है RC, ये है JX2 डैश, और ये हो जाएगा आपका R2 डैश, R2 डैश, और ये आपका V2 डैश हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2 डैश, है ना, E2 डैश, और चूंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो ये आपका हो जाएगा AE2, ये आपका क्या हो जाएगा, AE2। इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह से आएगी बेटा, इस तरह से, है ना, ये आ जाएगी। टर्न रेशियो इस ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, टर्न रेशियो के लिए बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल गलती मत करना, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग के हिसाब से, ट्रांसफार्मर के वोल्टेज लेवल के हिसाब से जो इसका ए होगा बेटा, ए तो आप तुरंत निकाल लो, वो कितना होगा, वो होगा आपका 2300 अपॉन 230, कितना आ गया, ये 10 आ गया, कितना आ गया 10। तो ए की जो वैल्यू निकली वो तो 10 आ गई। ठीक, अब देखो सेकेंडरी विद रिफर टू प्राइमरी अगर आपने बनाया तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट होगा। दिस करंट इज I2 डैश, इस करंट को आप क्या बोलते हो, I2 डैश, इस तरह से आपने निकाला। अब यहीं पे आप ध्यान दे लो कि आपको ये सारे पैरामीटर्स चाहिए, R2 डैश, X2 डैश, V2 डैश, E2 डैश, है ना, और I2 डैश। सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी के लिए आपका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस प्रकार से होगा, और मैं इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप देखो फेजर डायग्राम, अगर आपको ध्यान हो तो आपने V2 को रिफरेंस माना था बेटा, V2 को आपने क्या माना था, रिफरेंस माना था। तो मैं यहाँ पे ये जो वोल्टेज लेवल है V2 डैश, तो V2 डैश कितना है, ये ट्रांसफार्मर है आपका 2300 वोल्ट ऑब्लिक 230 वोल्ट का, 2300 वोल्ट ऑब्लिक 230 वोल्ट का। तो इस साइड का ये जो V2 होगा वो 230 वोल्ट होगा, बिल्कुल सही बात है। तो V2 डैश निकालना है, एक्चुअली मुझे क्या निकालना है, V2 डैश निकालना है। मुझे निकालना है V2 डैश। तो V2 डैश एक्चुअली रेफरेंस है, तो V2 डैश ऐसे आप थोड़ा सा वैसे समझो, V2 कितना होगा, अगर मैं इसी में कह दूं कि V2 कितना होगा, तो V2 इज माई, चूंकि रेफरेंस है तो V2 को मैं ले लूंगा 230 एंगल 0 डिग्री। पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होगा ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कार्टिजन टू पोलर, पोलर टू कार्टिजन, एसी को इसी तरह से सॉल्व करते होगे ना आप। तो वैसे मैंने उसी प्रोसीजर को फॉलो किया है। तो जो V2 का वोल्टेज लिया है उसको मैंने रेफरेंस लिया है, तो ये 230 एंगल 0 डिग्री पड़ेगा। लेकिन मुझे V2 थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो चाहिए V2 यानी वोल्टेज ऑफ लोड वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी साइड रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। यानी मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेटा V2 डैश, V2 डैश। तो V2 डैश कितना हो जाएगा बोलो तो, ये हो जाएगा आपका, देखो सेकेंडरी आपका लो वोल्टेज साइड है और प्राइमरी आपका हाई वोल्टेज साइड है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप हाई साइड वोल्टेज निकालेंगे, हाई मतलब ज़्यादा, तो ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, आप टर्न रेशो से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा AV2, इस तरह से लिखा जाएगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, बाई 230 एंगल 0 वोल्ट कितना आ जाएगा बोलो तो, ये हो जाएगा आपका 2300 एंगल 0 डिग्री वोल्ट। इस तरह से ये आपका हो गया V2 डैश, ये आपका हो गया V2 डैश, ठीक ना। V2 डैश आप इस तरह से निकाल लोगे। अब आपको चाहिए I2 डैश, I2 डैश, I2 डैश क्या होगा, देखो सेकेंडरी साइड करंट रिफर्ड टू प्राइमरी। तो जब हाई वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को आप कंसीडर किए हो, तो जब प्राइमरी साइड का वोल्टेज ज़्यादा है तो प्राइमरी साइड का करंट तो कम होगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 डैश इज इक्वल टू
I2 बाई ए हो जाएगा। आपको टर्न रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिफर टू प्राइमरी आपको करंट सेकेंडरी साइड से कम ही मिलने वाला है, तो इसलिए I2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको टर्न रेशियो से आपने इसका डिवीजन कर दिया। अब I2 क्या है जरा ध्यान से देखना, इसकी करंट रेटिंग क्या होगी सेकेंडरी साइड, तो आपको केवीए रेटिंग दिया हुआ है, केवीए आपको दिया है, केवीए दिया है 2300 केवीए, 23 केवीए दिया है ना, 23 केवीए दिया हुआ है। तो 23 केवीए आपको ये पता है ना कि केवीए रेटिंग से अगर आपको उसका एम्पियर पता करना है तो उस साइड के वोल्टेज से डिवाइड कर दिया जाता है ना। तो जब उस साइड के वोल्टेज से डिवाइड कर दोगे तो ये एक्चुअली I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 की वैल्यू आपका हो जाएगा, केवीए रेटिंग कितना है, केवीए रेटिंग है आपका 23,000, किलो को वोल्ट में बोल दो तो ये हो जाएगा 23,000, और 23,000 में उस साइड का वोल्टेज कितना है बेटा, तो उस साइड का वोल्टेज है 2300, तो 2300 बटे 23,000 कितना हो जाएगा, है ना, 100 एम्पियर। यानी प्राइमरी साइड की इसकी जो करंट रेटिंग है वो 100 एम्पियर हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि I2 की वैल्यू 100 एम्पियर हो गया। तो 100 एम्पियर को आपको टर्न रेशियो से डिवाइड करना होगा तो आपको I2 डैश मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, I2 डैश मिल जाएगा। ओ नहीं, यहाँ पे देखिए I2 निकालना है ना, जरा इक्विवेलेंट सर्किट में देखो, इक्विवेलेंट सर्किट में I2 तो बेटा इस तरफ है ना, इस तरफ, तो इस तरफ की वोल्टेज क्या है, इस तरफ की वोल्टेज 230 वोल्ट है बेटा, एक्चुअली इस तरफ का वोल्टेज क्या है 230 वोल्ट है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे सही कर लो, ये आपका हो जाएगा इस जगह पे I2 इज इक्वल टू, I2 आपका हो जाएगा 223,000, 23,000 अपॉन 230, 230, तो ये एक्चुअली आएगा आपका 100 एम्पियर, 230 ना, 100 एम्पियर आ गया, 100 एम्पियर, है ना। तो I2 की वैल्यू आपकी आ गई 100 एम्पियर। तो I2 डैश क्या होगा, I2 डैश इज इक्वल टू I2 बाई ए, सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी, तो ये आपका हो जाएगा 100 बटे ए की वैल्यू आपका आया है 10, हाई वोल्टेज टू या हाई टर्न रेशियो टू लो टर्न रेशियो, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 10 एम्पियर बेटा। I2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 एम्पियर हो जाएगा, है ना। आपको R1 और R2 पता है, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में देखो R1 और R2 पता है, तो मुझे बता सकते हो कि इस एंड का, इन दो टर्मिनल्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वही तो आपका E1 होगा। और एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में आपने देखा था कि E1 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, है ना। E2 देखो, प्रोसीजर समझो, E2 क्या हो जाएगा आपका, E2 इज इक्वल टू, E2 इज इक्वल टू V2 डैश, V2 डैश आपने कहा था ना, E2 इज इक्वल टू क्या हो गया था, E2 इज इक्वल टू V2 प्लस I2 R2 प्लस JX2 कहा था ना आपने, फिर आपने A से मल्टीप्लाई किया था, तो A E2 क्या बन गया था आपका E1 बन गया था, A E2 इज माई E1, और ये पैरामीटर्स क्या निकल आए थे, V2 डैश, प्रीवियस लेक्चर में ऐसे ही बताया है, V2 डैश इंटू I2 डैश R2 डैश प्लस JX2 डैश, JX2 डैश। अब यहाँ पे आपको V2 डैश मिल गया है, I2 डैश मिल गया है, R2 डैश और JX2 डैश की वैल्यू आपको फाइंड करना है, R2 डैश और JX2 डैश की वैल्यू आपको फाइंड करना है, यानी प्राइमरी साइड में निकालना है। तो R2 डैश क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, R2 डैश हो जाएगा आपका A स्क्वायर R2, उसी तरह X2 डैश क्या हो जाएगा, X2 डैश हो जाएगा आपका A स्क्वायर X2। तो R2 और X2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए
R2 आपको दिया है 11.5 मिली ओम और X2 आपको दिया है 46 मिली ओम, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर 11.5 इंटू 10⁻³ है ना, यही तो हो जाएगा। और उसकी तरह x2 डैश क्या हो जाएगा, x2 डैश हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर इंटू 46 दिया हुआ है ना, 46 मिली ओम, तो ये हो जाएगा 46 इंटू 10⁻³ ओम, है ना। तो इस तरह से आपने R2 डैश निकाल लिया और X2 डैश निकाल लिया। अब कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, प्रोसीजर समझना बहुत जरूरी है बेटा, है ना। R2 डैश आपने निकाल लिया, X2 डैश निकाल लिया। मेरा यहाँ पे मोटो ये है कि आप एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट और अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट को समझो, चीजें बहुत आसान होने वाली हैं, है ना। अभी मैं टफ प्रोसीजर ले रहा हूँ, यानी कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ले रहा हूँ। तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में R2 डैश आपका ये आएगा, X2 डैश आपका ये आ जाएगा, ठीक। तो इससे आपका E1 निकल जाएगा बेटा। E1 कितना हो जाएगा, E1 आपका हो जाएगा, E1 हो जाएगा V2 डैश तो V2 डैश कितना निकाला आपने, देखो पहले मैं फार्मूला लिख दूं। E1 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 डैश प्लस I2 डैश इंटू R2 डैश प्लस JX2 डैश। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो V2 डैश आपका कितना आया था, 230, कितना आया था देखो, V2 डैश आपका आया था 2300 एंगल 0 डिग्री ना, 2300 एंगल 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2300 एंगल 0 डिग्री और प्लस I2 डैश कितना निकला, I2 डैश बताओ, I2 डैश आपका आया था 10 एम्पियर, है ना, 10 एम्पियर। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, I2 अगर फेजर डायग्राम को आप कंसीडर करो, देखो इसीलिए कहता हूँ कि बिना सर्किट और बिना फेजर डायग्राम के कोई भी कैलकुलेशन आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो फेजर के सर्किट के साथ साथ आपको फेजर एनालिसिस भी पता चलना चाहिए। आपको अगर ज्ञात हो कि इसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है, यहाँ आपने V2 लिया था ना, V2 लिया था, फिर इससे I1 R1 I2 R2 निकाला था एग्जैक्ट, फिर यहाँ पे I2 X2 निकाला था। और अगर आपको ध्यान हो तो V2 से लैग करेगा ना, 0.8 पावर फैक्टर लैग दिया हुआ है बेटा। तो यहाँ पे आपको जो I2 डैश की जो वैल्यू रखनी होगी 10 एंगल cos phi 2 लेना होगा ना, और नेगेटिव लोगे कि पॉजिटिव लोगे, चूंकि लैगिंग पावर फैक्टर है तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए लोड आप नेगेटिव लोगे ना बेटा। आप ऐसे भी देखो कि जो एंगल है I2 का, जो एंगल है वो V2 से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो लैग के लिए नेगेटिव साइन से दिखाओगे ना इसको, तो ये हो जाएगा 10 एंगल माइनस कॉस इनवर्स 0.8, ये हो जाएगा आपका I2 डैश। और R2 डैश और X2 डैश आपने निकाला ही हुआ है। R2 डैश कितना आया है आपका, R2 डैश ये वैल्यू आई है, यानी 100 मल्टीप्लाइड बाई 11.5 है ना, तो 11,000 कितना हो जाएगा, 11.5 यानी 1150 हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा, 1150 इंटू 10⁻³ प्लस X2 डैश मतलब 4600 इंटू 10⁻³ दिस इज नॉट +3, दिस इज -3, है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2300 एंगल 0 डिग्री प्लस कॉस इनवर्स 0.8 का जो वैल्यू होता है बेटा वो 36.8 के करीब होता है ना। तो ये हो जाएगा 10 एंगल -36.8 डिग्री, है ना। और ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा इंटू
1.15 प्लस 4.6 इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखो सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पर भी प्रोसीजर समझ लो कैलकुलेशन का। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आएगा आपका R1 एंगल θ1 वोल्टेज का टर्म, और ये भी कुछ ऐसे ही पोलर फॉर्म में आएगा। मान लो कि वो R2 एंगल θ2 आएगा ना, तो इसको आपको जोड़ना है, इसको आपको क्या करना है, सम करना है, एडिशन करना है। तो जब भी अगर इतना रूल पता होना चाहिए आपको कि किसी ऐसी क्वांटिटी को अगर आपने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है तो इस पोलर फॉर्म में अगर आपको जोड़ना है तो आप इसको डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते। तो इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले आपको रिक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी आर एंगल थीटा को आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, आपको आर एंगल थीटा को x प्लस जे वाई के टर्म में लाना पड़ेगा, जहां उसका x पार्ट क्या है, रियल पार्ट है, और y पार्ट क्या है, y पार्ट आपका रिएक्टिव पार्ट या इमेजनरी पार्ट कहलाता है। तो इन दोनों को पहले रिक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब ये आपने सेकेंड सेमेस्टर में किया होगा, जब एसी पढ़ा होगा तो हाउ टू सॉल्व एन एसी क्वांटिटीज, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आप लोगों ने लगाया होगा, किया होगा, है ना। तो इसको जोड़ने का तरीका ये है कि जब भी दो ऐसी क्वांटिटीज को जोड़ा जाता है तो उसको हमेशा रिक्टेंगुलर फॉर्म में जोड़ो बेटा, पोलर फॉर्म में कभी मत जोड़ो, ठीक ना। तो इसको आप पहले रिक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा, रिक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद उसको आप फिर से कन्वर्ट कीजिए, किसमें, पोलर फॉर्म में। तो जो इसका रिजल्ट आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस फॉर्म का ही तो आएगा, आर एंगल थीटा। इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, आर एंगल थीटा फॉर्म में आ जाएगा। जहां आर क्या होगा बेटा, आर इस E1 का मैग्नीट्यूड होगा, मापांक होगा, और थीटा क्या होगा, थीटा उस E1 का, थीटा उस E1 का क्या होगा, थीटा उस E1 का इंक्लाइनेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस। अगर आपको ध्यान हो तो ये मैं आपको करवा चुका हूं। एक्चुअली मैं इस फेजर डायग्राम को कंसीडर कर रहा हूं जो आपने दिखा है। ये है आपका V2, ध्यान रहे अगर आपको, ये है आपका V2 से ये लैग कर रहा है, मैंने आपको ये डायग्राम बनवाया है। ये है आपका I2 के बाद ये इसी के सेम फेज में होगा I1 R1, और इससे 90 डिग्री लीड करेगा JI2 X2, दिस इज I2 ना, I2। तो ये जो एंगल आएगा इसी को तो आप θ2 कह रहे थे, है ना, और ये हो जाएगा I2 Z2। तो इसको आप मिला दो, तो यही आपका होगा E2, और E2 के सेम फेज में है बेटा, E2 के सेम फेज में क्या है, E1 है, E2 के सेम फेज में क्या है, E1 है। एक्चुअली अगर E2 की वैल्यू पता होता तब भी आप E1 निकाल सकते थे। E1 की वैल्यू के लिए क्या कर दोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए A से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, क्योंकि हाई के लिए मैंने आपको क्या बताया है, मल्टीप्लीकेशन। हाई के लिए आपको टर्न रेशो से मल्टीप्लाई करना होगा और लो के लिए टर्न रेशो से आपको डिवीजन करना होगा। तो E1 E2 सेम फेज में आ जाते हैं। अब जब E1 E2 सेम फेज में आ गए तो इसी से आप जानते हो कि जो φm होगा वो इससे 90 डिग्री लैग करेगा, ये आपका φm हो गया। और φm से ही सम इंक्लाइनेशन, आपको मैंने बताया था कि ये 80 डिग्री लैग करता है, यही आपका नो लोड करंट होगा, I0 होगा, है ना। और यहाँ पे कहीं आपका I2 डैश आ जाएगा, यहाँ पे कहीं I2 डैश आ जाएगा। अब इन दोनों का फेजर सम क्या होगा, इन दोनों का फेजर सम तो यही होगा ना भाई, देखो इन दोनों का फेजर सम यही तो आ जाएगा, ये वाला क्वांटिटी, इसको आप रेफरेंस से मिला दीजिए तो यही आपका I1 हो जाएगा, इस I1 से यहाँ पे आपका I1 R1 ड्रॉप हो जाएगा बेटा, ये आपका I1 R1 ड्रॉप हो जाएगा, ये आपका JI1 X1 हो जाएगा, JI1 X1 हो जाएगा। तो इसको आप इससे मिला दो,
एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में आपको ये फेजर डायग्राम लेना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। बात सही है? तो ये है आपका V2 और ये है आपका V1। एक चीज बताना भूल गया था कि V1 और V2 के बीच के एंगल को बोलते हैं बेटा डेल्टा, इसी को डेल्टा बोला जाता है, और ये बहुत काम का एंगल होता है। सिंक्रोनस जनरेटर्स, अल्टरनेटर वगैरह में इसकी बहुत वैल्यू पड़ेगी। हालांकि ट्रांसफार्मर के केस में ये एंगल बहुत स्मॉल होता है, अभी आगे बताऊंगा रीजन इसका क्यों ये बहुत स्मॉल एंगल लिया जाता है। लेकिन आप ये मान के चलो कि सोर्स वोल्टेज और लोड वोल्टेज के बीच का जहां भी कोई एंगल बनेगा, वेदर इट इज इन ट्रांसफार्मर और एनी अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, उसी को डेल्टा बोला जाता है बेटा, और उसको पढ़ते हैं लोड एंगल। क्या बोलते हैं इसको? लोड एंगल। तो ये आपका मिल गया V1, ये आपका मिल गया V1, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा V2 से ये एंगल हो जाएगा आपका φ2, ये एंगल हो जाएगा आपका φ2। तो V1 और I1 कहाँ है? ये, इसी को आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको ये एंगल निकालना है, V1 और I1 के बीच का एंगल φ1 निकालना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? φ1। वो किसके किसके बीच का एंगल होगा? वो एंगल होगा बेटा V1 और I1 के बीच का। E1 और I1 के बीच का ना कर देना, E1 और I1 के बीच का एंगल नहीं होगा, वो V1 और I1 के बीच का एंगल होगा φ1। तो एक तो ये निकालना है, दूसरा इस V1 की वैल्यू फाइंड करना है, इस V1 की वैल्यू फाइंड करना है। तो V1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कहां तक पहुंच गए हो? E1 तक पहुंच गए हो। शायद अब आपके समझ में आ रहा होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफार्मर को आप जब भी स्टडी करिए, उसके फेजर डायग्राम को कभी मत छोड़िए बेटा। फेजर डायग्राम से आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। और वैसे भी एसी विदाउट फेजर कुछ नहीं है, तो फेजर तो आपको लेके चलना ही होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे फेजर से डरते हैं, बच्चे फेजर से भागते हैं, इसलिए उनका आंसर नहीं निकलता है। तो सर्किट डायग्राम के साथ साथ आपको ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम भी पढ़ना होगा, समझना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने कहां तक निकाल लिया? E1 की वैल्यू निकाल लिया हम लोगों ने, E1 की वैल्यू निकाल लिया। प्रोसीजर यही है, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक ना। ये E1 की वैल्यू निकाल लिया, तो E1 का मैग्नीट्यूड मिल गया, E1 का एंगल बेटा हमको मिल गया, और E1 बराबर E2 डैश है। E1 मेरा क्या है? E2 डैश है। तो इससे E1 की जब वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो अब बताओ इस एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से क्या मैं V1 की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ? V1 की वैल्यू नहीं निकाल लूंगा? बोलो V1 क्या होता है? V1 इज इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। R2 डैश आप निकाल चुके हो, है ना। तो ये हो जाएगा E1 प्लस I1 R1 प्लस JX1, ये प्रोसीजर होगा। E1 आप निकाल चुके हो, R एंगल थीटा आया है आपका। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? अब I1 सेम उसी तरह से निकालना है आपको। I1 क्या है आपका? देखो I1 KVA रेटिंग कितनी है? 2300 KVA, है ना। तो 2300 KVA को आप लिख सकते हो 23,000 वोल्ट एम्पियर। क्या लिख सकते हो? 23,000 वोल्ट एम्पियर, है ना, अपॉन प्राइमरी साइड की वोल्टेज रेटिंग क्या है? ये है 2300 वोल्ट। तो ये आपका आ गया 10 एम्पियर। कितना आ गया? 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, है ना। तो ये आपका आ गया 10 एंगल माइनस कॉस 0. कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स 0.8, है ना। और R1 और R2 की वैल्यू, R1 और X1 का वैल्यू आपको पता है कितना दिया हुआ है? 1.15 प्लस JX1 का वैल्यू कितना है? X1 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? X1 का वैल्यू दिया है 4.6, 4.6। तो ये आपका आ गया 4.6। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा ना, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो वही प्रोसीजर करना है। ये पोलर फॉर्म में दिया है, ये भी आपने पोलर फॉर्म में निकाला है, पोलर फॉर्म प्लस पोलर फॉर्म। तो इसको किस में कन्वर्ट कीजिएगा? रेक्टेंगुलर फॉर्म। दोनों को रेक्टेंगुलर फॉर्म में करिए, जब भी जोड़ना है बेटा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो ये मान लो आ गया R एंगल थीटा आपका आया था, R एंगल थीटा, और प्लस मान लो कि ये आ गया R3 एंगल थीटा 3 आ गया। अब इनको आप क्या कीजिए? चेंज इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म।
किसमें? चेंज इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म, बात समझ रहे हैं आप? तो फाइनली ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा x प्लस जे वाई फॉर्म में आ जाएगा। अब इसको पुनः चेंज इनटू पोलर फॉर्म, चेंज इनटू पोलर फॉर्म। ये एकदम डेप्थ इन कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ, इसी प्रोसीजर से किया जाएगा बेटा, जो बुक्स में आप नहीं पाओगे, है ना? तो बहुत ध्यान से सब चीजों को समझिए। चेंज इनटू पोलर फॉर्म, चेंज इनटू पोलर फॉर्म हो जाएगा। तो जब चेंज इनटू पोलर फॉर्म हो जाएगा तो फाइनली किस में आ जाएगा? आर एंगल थीटा फॉर्म में आ जाएगा, जहां आर क्या है? आर हो जाएगा आपका V1 का मापांक, V1 का मापांक, मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या हो जाएगा? थीटा आपका एंगल हो जाएगा, फेज एंगल। रेफरेंस से ये कितने डिग्री, ये लीडिंग एंगल ही आएगा, फेजर से समझ में आ जा रहा होगा आपको। फेज एंगल ऑफ V1, देखो फेज एंगल क्या आएगा। देखो बेटा, इसका फेजर डायग्राम कहाँ बनाया था मैंने? ये बनाया था। ये है मेरा रेफरेंस। V2 को मैंने क्या माना है? रेफरेंस माना है। V2 को मैंने रेफरेंस माना है। और V1 कहाँ आ रहा है लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए? V2 से हमेशा ऊपर आ रहा है, तो जो इसका फेज एंगल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा फॉर लीडिंग पावर फैक्टर एंगल। लेकिन जो I1 आएगा, I1 देखो रेफरेंस से लैग कर रहा है, तो रिजल्टेंट एंगल आप यहां से निकाल सकते हो। V1 का फेज एंगल माइनस ये फेज एंगल जो I1 का फेज एंगल है, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सप्लाई का पावर फैक्टर एंगल निकल जाएगा। ये प्रोसीजर होता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपका इनपुट वोल्टेज निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है देखो। क्वेश्चन में आपका इनपुट वोल्टेज निकल गया जो कि V1 है, इनपुट करंट निकल गया जो कि I1 है, और इनपुट पावर फैक्टर cos φ1 निकल गया। तो cos φ1 क्या होगा? जो V1 का फेज एंगल आया है और जो I1 का फेज एंगल आया है, V1 के फेज एंगल में से I1 के फेज एंगल को आप क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए। क्यों? क्योंकि एक लीडिंग है और एक लैगिंग है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दिस माइनस दिस, है ना? तो उस तरह से आपने पावर फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर निकाल लिया एट 0 पावर फैक्टर एंगल लैग पर। तो इस तरह से आपको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ गया तो इस भांति आपको सॉल्व करना होगा। अब एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में जरा यहां ध्यान से देखो बेटा, यहां ध्यान से देखो, फुल लोड कॉपर लॉस और फुल लोड कोर लॉस पूछा है। तो इस एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से अगर आपको फुल लोड कॉपर लॉस निकालना हो, फुल लोड कॉपर लॉस का मतलब ये होता है कि रेटेड वोल्टेज या रेटेड करंट पर टोटल कॉपर लॉस कितना होगा, उसके रेटेड वोल्टेज या रेटेड करंट पर, है ना? तो जरा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट को आप देखो। ये मेरा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है ना, ये मेरा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है ऑफ सेकेंडरी रिफर्ड टू प्राइमरी साइड। ये मेरा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है। अगर इस सर्किट में मैं आपसे पूछूं कि भाई फुल लोड कॉपर लॉस कितना होगा, तो कॉपर लॉस किसी ट्रांसफार्मर में कहां पर होगा? उसके वाइंडिंग्स पर होगा। तो वाइंडिंग्स मतलब I² R लॉस निकालना है आपको। तो सिस्टम में वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आपने यहां पे डिफाइन किया है बेटा, एक इसके R1 से और एक इसके R2 डैश से, एक इसके R1 से और एक इसके R2 डैश से। जरा ध्यान रहे। तो फुल लोड कॉपर लॉस आप क्या दिखाओगे? फुल लोड कॉपर लॉस आपका क्या हो जाएगा? आपने ये इंड्यूस वोल्टेज निकाल लिया ना E1, तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे? PCU हो जाएगा I1² R1, या मैं नए पेज पे कर देता हूं इसको, सही रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा,
हम्म, देखो, फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस, कॉपर लॉस, तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से फुल लोड कॉपर लॉस क्या आएगा? एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से जो फुल लोड कॉपर लॉस आएगा वो आएगा PCU। कॉपर लॉस को PCU से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। तो PCU क्या हो जाएगा? देखो, प्राइमरी साइड का कॉपर लॉस ये हो जाएगा आपका I1 स्क्वायर R1, प्राइमरी साइड का कॉपर लॉस। और सेकेंडरी साइड का कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका I2 डैश का स्क्वायर R2 डैश। तो ये तो हो गया इसका फुल लोड कॉपर लॉस। इस तरह से आप दिखाओगे फुल लोड कॉपर लॉस। उसी तरह फुल लोड कोर लॉस क्या होगा? उसी को आयरन लॉस भी बोला जाता है। फुल लोड कोर लॉस, फुल लोड कोर लॉस या आयरन लॉस, आयरन लॉस इसको रिप्रेजेंट करते हैं PI से। तो बताओ इसमें PI कहां होगा? कोर का लॉस कहां पर होगा? जरा सर्किट देखिए आप लोग, ये है आपका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। और जो कोर ब्रांच पैरामीटर्स होते हैं वो ये पैरामीटर्स ही तो है बेटा। ये वाला कोर लॉस कंपोनेंट किससे रिप्रेजेंट करते हो? RC से रिप्रेजेंट करते हो। और इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना लोगे? V1? नहीं जी, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में RC के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? RC के क्रॉस वोल्टेज देखो, V1 तो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज से इतना वोल्टेज ड्रॉप इसके इस इंपीडेंस में होगा। इस इंपीडेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उस वोल्टेज ड्रॉप को आप घटा दीजिए तो इस टर्मिनल का वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। आप E1 को ऐसे भी निकाल सकते हो क्योंकि यही आपका E1 है। और E1 इज इक्वल टू E2 डैश भी है, यानी यहाँ का भी वोल्टेज अब E1 ही होगा। तभी तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। जब इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे थे तो मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर के टर्मिनल्स को भी मैंने जोड़ दिया था। और उसको क्यों जोड़ दिया था? क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस था, सम विभव पृष्ठ बन गया था फॉर सेम टर्न्स, है ना। तो ये E1 बराबर E2 डैश भी आ गया। तो अगर मैं आपसे फुल लोड कॉपर लॉस पूछूं तो फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? इसका फुल लोड कॉपर लॉस हो जाएगा आपका E1 स्क्वायर अपॉन RC। जो RC का वैल्यू दिया हुआ है वही इसका फुल लोड कॉपर लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत टफ हो रहा है बेटा। कैलकुलेशन क्या है? बहुत टफ हो रहा है। इसीलिए अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाया गया, क्योंकि हम 5% वोल्टेज ड्रॉप को एरर मानते ही नहीं है। इतना फ्लक्चुएशंस होता रहता है। उसी तरह 2 से 2.5% की फ्रीक्वेंसी का फ्लक्चुएशंस पावर सिस्टम में होता ही रहता है। तो इतना एरर, और यहाँ पे एरर कितना आएगा? अगर आप अभी आप देखोगे अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट से जब आप इसी चीज को निकालेंगे, मेरे फार्मूला को याद रखना और इस पैरामीटर्स को आप लोग निकालना, देखना कि बहुत 0.001 का माइनर डिफरेंस आएगा V1 और V1 कैलकुलेट करने में, पावर फैक्टर कैलकुलेट करने में या लॉसेस कैलकुलेट करने में 0.001% का माइनर इफेक्ट आता है। तो क्या उसके लिए अपनी जान दे दोगे? है ना। उसको आप नेग्लेक्ट करिए, उसको खत्म करिए। इतना एरर चलता है बेटा। तो हम हमेशा अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट का सहारा लेंगे। अब इसी क्वेश्चन को अगर अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट से अगर आपको सॉल्व करना होता तो कैसे करते हो, उसका भी प्रोसीजर आप देख लो। अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट मेथड है ना। तो देखो, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट मैंने 2 अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाए थे, है ना। तो एनालिसिस पर्पज से यहाँ पर मैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट लूंगा। कौन सा लूंगा? फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, फर्स्ट approximate first approximate equivalent
इक्विवेलेंट सर्किट मेथड। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं, इसकी पूरी थ्योरी बता चुका हूं। अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट मेथड में क्या करेंगे, यही सर्किट अब मेरा कैसा बन जाएगा, अब मेरा सर्किट यही अप्रॉक्सीमेशन ले लेगा। यहां आएंगे, जो टी नेटवर्क था उसको मैं एकदम पहले ले आऊंगा। क्यों ले आऊंगा, क्योंकि 2 से 3% का ही तो नो लोड करंट ड्रॉप है बेटा, है ना। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और सबसे पहले ले आए, यहाँ पर ले आए। ये मेरा कोर लॉस कंपोनेंट हो गया और ये मेरा मैग्नेटाइजिंग ब्रांच कंपोनेंट रिएक्टेंस हो गया JXM। और ये क्या हो जाएगा RC। ये है मेरा नो लोड करेंट I0, ये है IM मैग्नेटाइजिंग करेंट, और ये है कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। उसके बाद ये आपका क्या बन गया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ये आपका बन गया था R इक्विवेलेंट। इसको मैंने कहा था R इक्विवेलेंट, और इसको मैंने कहा था, ध्यान हो तो, इसको मैंने कहा था JX इक्विवेलेंट, JX इक्विवेलेंट। और उसी तरह यहां पे आपका आ जाएगा लोड, यहां पे आपका आ गया लोड, ठीक। सर्किट आपका केवल अब इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया। इससे भी करोगे तो वही पैरामीटर्स मिलेंगे, लेकिन कैलकुलेशन आपका बहुत आसान हो गया। ये है फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। क्या इसी को तो बोला था ना, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। अब इससे अगर आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाए तो देखो बेटा, ध्यान देना, बहुत इजी कैलकुलेशन हो गया। वही जो आपको इतना टफ कैलकुलेशन मिल रहा था, ये करंट है आपकी अभी भी I1, ये करंट है I0, ये करंट आपकी क्या होगी बोलो, ये हो जाएगा I2 डैश, ये आपका हो जाएगा I2 डैश, और ये आपका है V1, ये आपका क्या है V1। अब अगर इस सर्किट में आपको V1 निकालना हो तो E1 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि आपने एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में देखा था कि E1 की वैल्यू फाइंड करना बहुत जरूरी था। कोर लॉस कंपोनेंट निकालने के लिए भी, कोर लॉस निकालने के लिए भी E1 का होना बहुत जरूरी था। यहाँ से E1 से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 से 3%, मोर देन 5, नॉट मोर देन 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है ये। इसको हमने हटा दिया, चीजें बहुत आसान हो गई। आर इक्विवेलेंट को यहाँ कैसे डिफाइन करोगे, आर इक्विवेलेंट है आपका, आर इक्विवेलेंट ये है आपका R1 प्लस R2 डैश, R1 प्लस R2 डैश। सिंपल, R2 डैश क्या होगा, A स्क्वायर R2, जहां A उसका टर्न रेशियो है। तो R इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया। अब X इक्विवेलेंट निकालो। X इक्विवेलेंट क्या होगा आपका, X इक्विवेलेंट अब आपका हो जाएगा X1 प्लस X2 डैश, जहां X2 डैश क्या है, X2 डैश आपका A स्क्वायर X2 हो जाएगा। सेकेंडरी रिफर टू प्राइमरी फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप होता तो A स्क्वायर से आपको डिवीजन करना पड़ता बेटा। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन करना है कि डिवीजन करना है, शुरुआत में यही सब बहुत कंफ्यूजन होता था। कभी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कभी डिवीजन कर रहे हैं। सोचो अगर 1000 ट्रांसफार्मर लगा है किसी पावर सिस्टम में, तो कहीं आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, कहीं आप डिवीजन कर रहे हो। तो ये एडवांटेज है, हमेशा याद रखो कि A का मान हमेशा 1 से ज्यादा होगा, यानी इट इज रिफर टू NHB अपॉन NLB, है ना, उससे यही लेना है आपको। अब इसके हिसाब से आपको अगर ज्यादा है तो मल्टीप्लाई कर दो, कम है तो A से आप डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है। हाई लो, हाई लो, इस तरह से आपको चलना है। तो R इक्विवेलेंट और X इक्विवेलेंट आपको यहां मिल गया। अब तो चीजें बहुत आसान हो गई।
अब V1 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो V1 क्या हो जाएगा बोलो तो? V1 आपका हो जाएगा V1 इज इक्वल टू V2 डैश प्लस I2 डैश R इक्विवेलेंट प्लस J X इक्विवेलेंट, जहां R इक्विवेलेंट और J X इक्विवेलेंट की वैल्यू आप पहले ही फाइंड कर चुके हो। निकल गया, सीधे से आपका V1 निकल गया बेटा। अब V1 निकल गया तो V1 का पावर फैक्टर एंगल भी निकल गया और उसका फेज एंगल भी निकल गया, है ना। तो इस तरह से आप सीधे V1 की वैल्यू निकाल सकते हो, सीधे V1 की वैल्यू निकाल सकते हो। अच्छा, इसी में अगर आपसे कहूं मैं कि भाई कॉपर लॉस कितना होगा, फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस, अगर आपको एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट का ध्यान हो तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में आपने फुल लोड कॉपर लॉस कैसे निकाला था? उसमें आपने फार्मूला लगाया था I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2 सॉरी I2 डैश स्क्वायर R2 डैश, ये आपने फार्मूला निकाल के आपने फुल लोड कॉपर लॉस निकाला था। लेकिन अगर फर्स्ट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट से आप कॉपर लॉस निकालोगे तो जरा फिर से देखिए इसका सर्किट डायग्राम। इसका कॉपर लॉस क्या हो जाएगा बेटा? इसका कॉपर लॉस I स्क्वायर R लॉस ही तो होगा। तो I स्क्वायर R लॉस होने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप सीधे करिए, इसका फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? I2 डैश यानी PCU एट फुल लोड, ये आपका हो जाएगा I2 डैश का स्क्वायर R इक्विवेलेंट, दैट्स इट। ये आपने निकाल लिया। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो I2 डैश का स्क्वायर होगा ना, R इक्विवेलेंट को आप क्या लिख सकते हो? R1 प्लस R2 डैश, यानी यहाँ पे फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? I2 डैश का स्क्वायर R1 प्लस I2 डैश का ही स्क्वायर R2 डैश। अब कुछ लोग यहाँ पे सशंकित हो सकते हैं बेटा। क्या सशंकित हो सकते हैं? अगर आपको ध्यान हो कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में यही चीज क्या आई थी, तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ आया था I1 स्क्वायर R1 और यहाँ पे आया था I2 डैश का स्क्वायर R2 डैश, है ना। तो I1 जो वहां पे एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में था उसकी वैल्यू कुछ कम थी, उसकी वैल्यू आपकी क्या थी? कुछ कम थी। हाई वोल्टेज साइड में ना, हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज ज्यादा था तो करंट कुछ कम थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से कुछ तुलना करिए तो आप ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट और अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में जो फुल लोड कॉपर लॉस होगा वो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से कुछ कम होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपका कहना बिल्कुल जायज है, क्योंकि यहाँ करंट की वैल्यू कम हो गई ना बेटा, I2 से I2 डैश हो गया है ना। तो यहाँ पे करंट की जब वैल्यू कम हो जाएगी तो I स्क्वायर R लॉस भी कुछ कम मिलना चाहिए। तो ज्यादा माइनर इफेक्ट नहीं आता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जरा देखो। अगर मैं इससे पूछूं कि इसका फुल लोड कोर लॉस क्या होगा अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट से, फुल लोड सॉरी फुल लोड कोर लॉस अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट से बेटा, फुल लोड कोर लॉस। तो फुल लोड कोर लॉस यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट की अगर आप बात करो तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में फुल लोड कोर लॉस कितना आया बेटा? वो आपका आया E1 स्क्वायर बाई RC। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट को आप लोगे तो यहाँ पे E1 की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है, सीधे V1 स्क्वायर बाई RC होगा, क्योंकि वोल्टेज डिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो यहाँ पर फुल लोड कॉपर लॉस आपका हो जाएगा, आयरन लॉस हो जाएगा PI इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर बाई
RC। अब मुझे बताओ V1 की वैल्यू ज्यादा मिलेगा कि E1 का वैल्यू ज्यादा मिलेगा? E1 आपका इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, लेकिन V1 तो आपका सप्लाई वोल्टेज है। वो E1 को भी V1 इज इक्वल टू E1 प्लस I1 इंटू R1 प्लस JX1 है ना, तो V1 की वैल्यू ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। तो जहां पर कॉपर लॉस अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में आपको थोड़ा कम मिलेगा, तो वहीं पे कोर लॉस कंपोनेंट, आयरन लॉस, कोर लॉस आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट से। इस चीज को नोट नोट कर लो। चाहे क्या कह रहा हूं मैं? मैं कह रहा हूं कंपैरिजन ऑफ कंपैरिजन ऑफ एग्जैक्ट एंड approximate इक्विवेलेंट सर्किट। क्या कह रहा हूं मैं? फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट में कॉपर लॉस या फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर लॉस जहां थोड़ा कम हो जाता है, कम हो जाता है, वहीं फुल लोड आयरन लॉस थोड़ा ज्यादा मिलता है, ज्यादा मिलता है। इस प्रकार अप्रॉक्सीमेट सर्किट तथा एग्जैक्ट सर्किट का टोटल लॉस, टोटल है ना, टोटल लॉस लगभग बराबर ही रहता है, बराबर ही रहता है ना। टोटल लॉस क्या हो जाएगा? टोटल लॉस इज इक्वल टू PI प्लस PCU, PI प्लस PCU, है ना भाई।
Pi प्लस PCU, आयरन लॉस प्लस फुल लोड आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका रिजल्ट एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट के लगभग बराबर ही आएगा और कैलकुलेशन आपका हमेशा क्या होगा, इजी होगा, है ना। इसके बाद भी जो आजकल हम लोग एनालिसिस पर्पस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो उसमें हम शंट ब्रांच को हटा ही देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसको देखो, इसको भी हटा दिया जाएगा, इसको भी हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा? क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये जो I0 है ना, I0 इज इक्वल टू 2% to 3% ओनली, 2% to 3%, not more than 5% of full load rated current, फुल लोड रेटेड करेंट। अब ये फुल लोड, बेस लोड, है ना, रेटेड, ये सब चीजें अभी थोड़ा आपके कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन इसी के आगे अभी मैं 1 या 2 लेक्चर के बाद मैं आपको पर यूनिट सिस्टम बताऊंगा, तब ये रेटेड वैल्यू, फुल लोड वैल्यू, ये सब चीजों का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसको भी आप नेग्लेक्ट करिए, इसको भी नेग्लेक्ट करिए, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बन जाएगा आपका? सेकेंड एंड फाइनल अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट। तो सेकेंड एंड फाइनल अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा? वो कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, ये केवल R इक्विवेलेंट दिखाइए आप और केवल X इक्विवेलेंट दिखाइए, दैट्स इट, है ना। इस तरह से ये है आपका V1 सप्लाई वोल्टेज, और ये है आपका V2 डैश, V2 डैश। करंट कौन सी फ्लो करेगी? ध्यान रखना, I1 ना लिख देना बेटा। अब ये करंट हमेशा इसमें क्या होगी? I2 डैश, I2 डैश इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक ना। तो ये सेकेंड एंड फाइनल अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट आपको मिल गया। दिस इज सेकेंड एंड फाइनल approximate equivalent circuit of single phase transformer, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अब इसका अगर आपसे कह दिया जाए कि फेजर डायग्राम बनाओ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट को लेके हमको चलना है ट्रांसफार्मर के लिए, ये ध्यान रखना बेटा। और मैंने आपको बताया है कि जब इस सर्किट डायग्राम को लेके चलेंगे तो इसका फेजर डायग्राम भी तो लेके चलेंगे। तो इसका फेजर डायग्राम फॉर लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड एंड फॉर यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ लोड बनाया जाए और उसको समझा जाए, है ना। तो इस अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट का हमको फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो लैगिंग पावर फैक्टर के लोड के लिए देखो, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम
फॉर अप्रॉक्सीमेट, सेकेंड अप्रॉक्सीमेट है ना, सेकंड अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्सीमेट सर्किट लिख देता हूं, वैसे इक्विवेलेंट सर्किट लिखना चाहिए। ये पेन आज सही से नहीं चल रहा है, ठीक ना बेटा, ये हो जाएगा। तो पहले देखो लैगिंग पावर फैक्टर लोड, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक ना, लैगिंग पावर फैक्टर। चलिए बनाते हैं। इसमें भी मैं रेफरेंस किसको लूंगा, लोड साइड के वोल्टेज को मैं रेफरेंस लूंगा, यानी V2 डैश को मैंने रेफरेंस माना है। तो अब तो बड़ा आसान हो गया है ना। इसका फेजर डायग्राम लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए कैसा बनेगा, देखो देखिए, ये आपका हो गया V2, ये आपका हो गया V2, ठीक ना, ये आपका हो गया V2। V2 से बाई सम एन एंगल I2 लैग करेगा, क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक ना भाई, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए बना रहे हैं। तो I2 मान लीजिए आपका ये लैग कर गया बाई सम एन एंगल phi2, ये हो गया आपका I2, है ना, दिस इज योर I2 डैश एक्चुअली। ये एंगल क्या होगा, लोड पावर फैक्टर एंगल phi2 डैश, phi2। अब इसी के सेम फेस में I1 R1 ड्रॉप दिखाओगे ना आप, जैसा कि एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट में किए थे, तो इसके सेम फेज में I1 R1 ड्रॉप दिखा दो, मान लो इतने से दिखा दिया मैंने, है ना। तो ये मेरा हो गया I1 I2 डैश R इक्विवेलेंट, अप्रॉक्सीमेट के केस में यही होगा ना, I2 डैश R इक्विवेलेंट। अब इससे 90 डिग्री लीड करेगा कौन, इसका रिएक्टिव कंपोनेंट, इसका रिएक्टिव कंपोनेंट देखो, उसको आपने कुछ ऐसा दिखा दिया। ध्यान रहे कि रिएक्टिव कंपोनेंट हमेशा रजिस्टिव ड्रॉप से लगभग 4 गुना ज़्यादा होता है। बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों में तो इसका रेशियो 5:1 या 6:1 तक पहुंच जाता है। तो इस ब्रांच को आपको इससे ज़्यादा ही दिखाना है ना। तो ये आपका हो गया I2 J I2 डैश X इक्विवेलेंट, X इक्विवेलेंट, ठीक ना, ये हो गया। तो आप इसको पहले मिलाओ, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को मिलाओ आप, ये वाली लाइन, है ना, इसको मिलाइए। अरे कहाँ है ना भाई, इसको ऐसे सीधे मिला दी, इस तरह से मिलाओगे आप, इस तरह से। तो ये आपका हो जाएगा थीटा इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा I2 डैश Z2 डैश, है ना। आप इसको मिला दीजिए, इस वाली लाइन को मिला दीजिए, सॉरी, ये जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये आपका हो गया V1, ये आपका क्या हो गया V1 हो गया, एंड दिस एंगल इज लोड एंगल डेल्टा।
V2 और V1 के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? डेल्टा बोला जाता है, लोड एंगल, है ना। ये है आपका V2 डैश। तो ये बन गया आपका फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड, लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड। अब इसी को यूनिटी पावर फैक्टर कर दो, तो V2 डैश और I2 डैश सेम फेज में हो जाएंगे, है ना। बाकी सब सही है। देखो दूसरा किस में बनाने जा रहा हूं मैं? यूनिटी पावर फैक्टर लोड, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक ना। कैसे होगा देखो, यहां हमने V2 डैश को रिफरेंस मान लिया। अगेन ये हो गया मेरा V2 डैश, V2 डैश। अब इससे मुझे सेम फेज में दिखाना है I2 डैश को भी। I2 डैश को कहाँ दिखाऊंगा मैं? सेम फेज में दिखाऊंगा। तो ये हो गया V2 डैश, V2 डैश, इसी के सेम फेज में आएगा I2 डैश, I2 डैश। और इससे 90 डिग्री लीड कर जाएगा कौन? JI2 डैश X2 डैश, JI2 डैश X2 डैश इससे 90 डिग्री लीड कर जाएगा। देखो इस तरह से ना। ये हो गया JI2 डैश X2 डैश। तो इसको आप मिला लीजिए, इसको आप मिला दीजिए। तो ये हो गया आपका V1, ये हो जाएगा आपका I2 डैश R इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा JI2 डैश I2 डैश X इक्विवेलेंट। ये एंगल कितना हो जाएगा? इसी को मैं कह रहा हूं डेल्टा। इस केस में डेल्टा इज इक्वल टू फाई होगा। डेल्टा, डेल्टा नहीं, डेल्टा को आप अलग से डिफाइन कीजिए। ये आपका हो जाएगा डेल्टा, जो कि V1 और V2 के बीच का एंगल होता है। ठीक। लीडिंग पावर फैक्टर के लिए कैसे बनाओगे? तीसरा है फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, लीड पावर फैक्टर, यानी करंट जो है वोल्टेज से सम एंगल पाई डिग्री लीड कर रहा है, अग्रगामी है। तो उसको आप कैसे दिखाओगे अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट के लिए? देखो ये हो गया आपका रिफरेंस, रिफरेंस वोल्टेज, ठीक ना भाई। ये रिफरेंस वोल्टेज हो गया। अब इसी से आपको करंट को लीड दिखाना है, करंट को आपको क्या दिखाना है? लीड दिखाना है। तो ये आपने करंट दिखा दिया। मान लो कि ये आपका I2 डैश है ना। ये हो गया आपका I2 डैश, I2 डैश, और ये हो गया आपका V2 डैश, V2 डैश। तो इसके सेम फेज में, इसके सेम फेज में आपको I2 R2 ड्रॉप दिखाना होगा। बात समझ रहे हैं आप? तो इसके सेम फेज में यहां पर, है ना, I2 R2 ड्रॉप दिखा दो। ये, और इससे 90 डिग्री लीड करेगा रिएक्टिव ड्रॉप,
तो रिएक्टिव ड्राफ्ट दिखा दो, ठीक ना भाई। इस तरह से ये हो गया मेरा रिएक्टिव ड्राफ्ट। ये हो जाएगा आपका जे I2 डैश एक्स इक्विवेलेंट, और ये आपका हो जाएगा I2 डैश आर इक्विवेलेंट। तो ये जो लाइन आप मिलाओगे ना, ये वाली, यही आपका V1 होगा, यही आपका V1 होगा, और ये एंगल आपका डेल्टा होगा, ये एंगल आपका फाई होगा, फाई 2, है ना। तो और ये एंगल क्या होगा, ये वाला, इसी एंगल को मैं कह रहा हूँ θ2। ये क्या होगा I2 डैश Z2, ठीक ना। तो ये फॉर लीडिंग पावर फैक्टर के लिए आपका फेजर डायग्राम कंप्लीट हो गया। एक चीज आप नोट कीजिएगा यहाँ पे, जरा लैगिंग पावर फैक्टर को देखो, लैगिंग पावर फैक्टर को देखिए। अब लैगिंग पावर फैक्टर में आप ये देख रहे हैं कि जो सप्लाई का वोल्टेज है, जो सप्लाई का वोल्टेज है V1, वो V2 डैश से ज़्यादा है ना। आरेख से देखिए, V1 की वैल्यू हमेशा V2 से क्या मिल रही है, ज़्यादा। यानी लैगिंग पावर फैक्टर लोड के लिए आपको सप्लाई से ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होगी। और उसी तरह अगर आप लीडिंग पावर फैक्टर के लिए जाइए, लीडिंग पावर फैक्टर के लिए जाइए, तो देखिए ये लोड का वोल्टेज है और ये सप्लाई का वोल्टेज है। यानी लीडिंग लोड के लिए, लीडिंग पावर फैक्टर ऑफ लोड के लिए जो सप्लाई से वोल्टेज आपको दिया जाएगा फॉर सेम लोड, उसमें आपको कम वोल्टेज की आवश्यकता होगी। और ये चीज़ आपको सर्किट नहीं बताएगा बेटा, ये चीज़ आपको फेजर बताएगा। फेजर डायग्राम से आपने ये देखा कि लैगिंग लोड के लिए जो सप्लाई वोल्टेज है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए लोड वोल्टेज से, और जबकि लीडिंग लोड के लिए ये जो सप्लाई लोड होता है, सप्लाई वोल्टेज होगा, वो लोड के वोल्टेज से कम वोल्टेज में ही काम चला देगा वो, है ना। तो ये खूबी है फेजर की बेटा, ये फेजर ही आपको बताएगा, सर्किट डायग्राम नहीं बताएगा। इसलिए फेजर को हमेशा साथ साथ पकड़ के चलो। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आपने ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ लिया। इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ने के बाद सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के जो इक्विवेलेंट सर्किट के पैरामीटर्स आए हैं, आर इक्विवेलेंट, एक्स इक्विवेलेंट, लीकेज, है ना, कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस रिएक्टेंस, है ना, ये सब वैल्यू हमको निकालनी भी तो पड़ेंगी। तो अब इस वैल्यू को हम निकाले कैसे, है ना। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए दो बड़े अच्छे टेस्ट हैं, ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शायद आपके प्रैक्टिकल में भी होगा, और ये टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आप लैब में भी इसको करोगे तो अगले लेक्चर में ये दो टेस्ट से हम इसके पैरामीटर्स निकालते हैं, है ना। और भी खूबियां हैं ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। लैब में इसको कैसे बनाया जाएगा वो डिटेल्ड एनालिसिस मैं नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूँ, कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर ओपन सर्किट टेस्ट एंड फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, है ना। और इससे हम लोग कैसे क्या करेंगे, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसका एम क्या है, वो सब कुछ देखेंगे। लैब में इसका कैसे अरेंजमेंट करना है ना, लैब में इसकी सर्किटरी कैसे बनानी है, कैसे आप इस प्रैक्टिकल को करेंगे, ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, ठीक ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। वैसे टेस्ट आपके जनरली मैंने आपको बताया था, पोलैरिटी टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, संपनर टेस्ट, और ये 3-4 टेस्टिंग ट्रांसफार्मर की जाती हैं। बाकी तो रूटीन टेस्ट और मेंटेनेंस टेस्ट क्या क्या होगा, ऑयल टेस्टिंग वगैरह भी होता है, वो सब हम लोग देखेंगे शनय शनय, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कंस्ट्रक्शन में सब कुछ देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही दो टेस्ट जो कि आपके लैब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो टेस्ट को डिस्कस करूंगा, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक ना। धन्यवाद। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198, house number 504 by 398.
Mobile 945495100370802452222896 052847